नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दहेज लोभी को दुल्हन का जवाब बनी घटना पे। गांव रामपुर की सुबह उस दिन किसी त्योहार से कम नहीं लग रही थी। चौपाल से लेकर मंदिर तक रंग बेरंगी झालरें लटक रही थी। ढोल की थाप पर बच्चे नाच रहे थे और हर गली में सिर्फ एक ही चर्चा थी। स्कूल मास्टर हरिराम चौधरी की बेटी संध्या की शादी शहर के बड़े कारोबारी परिवार में तय हुई है। हरिराम ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मास्टर की थी। 5 बीघा पुश्तैनी जमीन और मिट्टी का पुराना घर ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। पत्नी कमला सालों पहले गुजर चुकी थी, इसलिए उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। संध्या बचपन से ही तेज दिमाग की लड़की थी। गांव के लोग कहते थे कि अगर हालत अच्छे होते तो वह कलेक्टर बन जाती, लेकिन हरिराम की कमाई इतनी नहीं थी कि शहर भेजकर बड़ी पढ़ाई करा पाते। फिर भी संध्या ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहती थी कि बाबूजी, इंसान की असली ताकत उसकी अकल होती है, पैसा नहीं। हरिराम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन उन्हें डर हमेशा एक ही बात का था कि समाज में बेटी की शादी बिना दहेज के आसान नहीं होती। जब शहर के नामी व्यापारी राजवीर मल्होत्रा के बेटे निखिल का रिश्ता आया तो पूरा गांव दंग रह गया। निखिल पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहर में अपना कारोबार संभालने वाला लड़का था। उसकी माँ सावित्री देवी बाहर से बहुत मीठा बोलती थी। पहली मुलाकात में ही उसने हरिराम का हाथ पकड़कर कहा था, हमें आपकी बेटी चाहिए, दहेज नहीं। उस दिन हरिराम की आंखें भर आई थी। उन्हें लगा था कि शायद दुनिया बदल रही है, लेकिन संध्या ने उसी दिन सावित्री देवी की आंखों में छिपा लालच पढ़ लिया था। उसे एहसास हो गया था कि यह मिठास ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, हरिराम की भागदौड़ बढ़ती जा रही थी। गांव में पहली बार इतना बड़ा पंडाल लग रहा था। हरिराम ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा दी थी। रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत का सवाल था। उधर सावित्री देवी हर दूसरे दिन फोन करके नई नई मांगे रखती। कभी कहती कि बारातियों के लिए ऐसी होटल चाहिए, कभी कहते कि सोने की चेन कम है। हरिराम सब कुछ सहते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। लेकिन संध्या हर बार चुपचाप अपनी होने वाली सास की बातें सुनकर मुस्कुराती रहती। उसे पता था कि लालच का पेट कभी नहीं भरा था। शादी से करीब 2 महीने पहले संध्या को एक खबर मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सरकार ने गांव के पास से नया राष्ट्रीय राजमार्ग निकालने का फैसला किया था और उस हाईवे की सीधी लाइन हरिराम की 5 बीघा जमीन के बीचों बीच जा रही थी। पहले तो गांव वालों परेशान हुए, लेकिन बाद में पता चला कि सरकार उस जमीन के बदले करोड़ों का मुआवजा देने वाली है। यह बात अभी बहुत कम लोगों को पता थी। संध्या ने चुपचाप तहसील जाकर सारे कागज देखे। उसे समझते देर नहीं लगी कि कुछ ही महीनों में उनके खेत की कीमत आसमान छूने वाली है। उसी शाम उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, जमीन के सारे कागज मुझे दिखाइए। हरिराम ने हैरानी से पूछा, तू क्या करोगी बेटा? संध्या ने सिर्फ इतना कहा कि आप बस भरोसा रखिए। अगले कुछ दिनों से संध्या ने ऐसा खेल खेला जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। वह शहर जाकर सरकारी अधिकारियों से मिली, वकीलों से सलाह ली और पूरी जमीन सरकार के हाईवे प्रोजेक्ट को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि जमीन हरिराम के नाम थी, इसलिए हर दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर जरूरी थे। हरिराम डर रहे थे कि कहीं लोग उन्हें धोखेबाज न समझे, लेकिन संध्या ने समझाया, बाबूजी, ये जमीन वैसे भी सरकार लेने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर अभी समझदारी से काम करेंगी तो हमें सही कीमत मिलेगी। आखिरकार सौदा हो 2 करोड़ रुपये में तय हो गया। संध्या ने पूरी रकम सीधे अपने पिता के खाते में फिक्स डिपॉजिट करवा दी और कागजी प्रक्रिया पूरी होने तक यह बात पूरी तरह गुप्त रखी।
पुराने जमीन के कागज उसने अलग से संभाल कर रख लिए। उसके चेहरे पर अब एक अजीब आत्मविश्वास था। उसे पता था कि शादी वाले दिन कुछ बड़ा होने वाला है। शादी का दिन आ गया। गांव की गलियों रोशनी से जगमग रही थी। घोड़ी पर बैठा निखिल किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। बारात धूमधाम से दरवाजे पर पहुंची। ढोल नगाड़े की आवाज में हरिराम खुशी से रो पड़े। उन्हें लगा कि आखिर उनकी बेटी का घर बसने जा रहा है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। जयमाल से ठीक पहले सावित्री देवी ने पूरे समाज के सामने अपनी असली औकात दिखा दी। उसने उसी आवाज में कहा, शादी तभी होगी जब हरिराम जी अपनी 5 बीघा जमीन अभी इसी वक्त मेरे बेटे निखिल के नाम करेंगे, वरना बारात वापस चली जाएगी। पूरा पंडाल सन रह गया। औरतें कानों में फुसफुसाने लगी। रिश्तेदार शर्म से सिर झुकाने लगी। हरिराम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने होल्ड हैंड्स करके कहा, बहन जी, मैंने आपकी हर बात मानी है। अब आखिर समय पर ऐसी बात मत कीजिए। वह जीवन हमारे बाप दादाओं की निशानी है। लेकिन सावित्री देवी की आंखों में सिर्फ लालच था। उसने ताना मारते हुए कहा, अगर बेटे की शादी करनी है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। निखिल भी चुप खड़ा रहा। उसने अपनी मां को रोकने की कोशिश की तक नहीं की। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तभी अचानक संध्या मैडम से उठी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि हल्की मुस्कान थी। उसने अपने कमरे से एक फाइल निकाली और सबके सामने सावित्री देवी के हाथ में रखते हुए बोले, लीजिए माँ जी, यह रहे 5 बीघा जमीन के सारे कागज। अब तो शादी में कोई रुकावट नहीं है। सावित्री देवी की आंखों चमक उठी। उसने लालच में बिना कुछ पढ़े तुरंत कागज पकड़ लिए। बारातियों तालियां बजानी शुरू कर दी। गांव वाले समझे कि लड़की ने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दे दी। हरिराम टूट चुके थे, लेकिन संध्या की मुस्कान देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। शादी धूमधाम से हो गई। संध्या विदा होकर शहर चली गई। शुरुआती दिनों में सावित्री देवी उसे ताने देती रही, तेरे बाप ने आखिर हमारी औकात पहचानी ही ली। निखिल भी माँ से के सामने कुछ नहीं बोलता था। वह खुद उस जमीन के सपने देखने लगा था। उसे लगता था कि जल्द ही वह उस जमीन पर बड़ा रिसोर्ट बनाएगा। लेकिन संध्या हर ताने पर सिर्फ मुस्कुराती रहती। उसने कभी विरोध नहीं किया। यही बात सावित्री देवी को और ज्यादा घमंड बना रही थी। एक दिन उसने निखिल से कहा, चलो गांव चलते हैं। अब जमीन पर कब्जा लेकर 4 दीवारी करवानी होगी। दोनों बड़े रोब से गांव पहुंचे। उनके साथ कुछ मजदूर और एक प्रॉपर्टी एजेंट भी था। लेकिन जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बड़े बड़े सरकारी बुलडोजर चल रहे थे। पीले रंग की मशीनें खेत को समतल कर रही थी। चारों तरफ पुलिस और सरकारी अधिकारी खड़े थे। सावित्री देवी चीखी, ये क्या हो रहा है? ये जमीन हमारी है। तभी एक अधिकारी ने फाइल देखते हुए कहा, यह जमीन तो 1 महीने पहले ही सरकार के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए खरीदी जा चुकी है। निखिल हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत कागज दिखाई। अधिकारी हंस पड़ा और बोला, ये तो पुराने रद्दी दस्तावेज है। असली रजिस्ट्री तो पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया। तभी पीछे से संध्या की आवाज आई, माँ जी, जमीन तो अपने शादी वाले दिन ही ले ली थी ना, फिर अब परेशानी कैसी? सावित्री देवी ने पलट कर देखा। संध्या सफेद सूट में आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसके साथ हरिराम भी थे, जिनके चेहरे पर महीनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। संध्या धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, जिस दिन आपने मेरे बाबूजी की इज्जत को दहेज के तारुज में तोलने की कोशिश की थी ने, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि लालच का जवाब
अक्सर से दूंगी। आपने सिर्फ जमीन देखी, लेकिन मैंने वक्त की कीमत समझी। वो जमीन शादी से पहले ही सरकार को बिक चुकी थी और पूरे 2 करोड़ रुपए मेरे बाबूजी के खाते में सुरक्षित थे। आपने जिन कागजों को जीत समझा था, वो सिर्फ पुरानी फाइलों थी। सावित्री देवी की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसके चेहरे तमाशा मार दिया हो। निखिल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ के लालच ने उसकी इज्जत खत्म कर दी। आसपास खड़े गांव वालों अब खुलकर बातें करने लगी। कोई कह रहा था, जिसने दहेज मांगा भगवान ने उसी को सबक सिखा दिया। कोई कह रहा था कि मास्टर जी की बेटी सच में बहुत तेज निकली। सावित्री देवी गुस्से में चीखी, तूने हमारे साथ धोखा किया। संध्या ने शांत आवाज में जवाब दिया, धोखा मैंने नहीं, आपने किया था। शादी रिश्ता जोड़ने के लिए होती है, सौदा करने के लिए नहीं। इतना कहकर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी निखिल ने कांपती आवाज में कहा, संध्या मुझे माफ कर दो, मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल पाया। संध्या कुछ पल रुकी, फिर बिना पीछे देखे बोली, जिस आदमी में अपनी पत्नी की इज्जत बचाने की हिम्मत नहीं होती, वो माफी के लायक भी नहीं होता। और वह अपने पिता के साथ आगे बढ़ गई। पीछे सिर्फ धूल उड़ाते बुलडोजर थे, टूटे हुए घमंड की आवाज थी और सावित्री देवी के हाथों में पड़े वो बेकार कागज जो अब उसकी लालच की सबसे बड़ी हार बन चुके थे। गांव में हुए इस घटना की चर्चा धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। लोग सोफल पर बैठकर कहते थे कि लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसकी हार तय होती है। उधर सावित्री देवी और निखिल की शहर में भी खूब ईमानदारी हुई। रिश्तेदार जिन्होंने कभी जिनके घर के आगे पीछे घूमना नहीं छोड़ा था, अब उनसे पूरी दूरी बनाने लगे। व्यापार में भी असर पड़ने लगा, क्योंकि लोग को लगने लगा कि जो परिवार शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सौदेबाजी बना सकता है, उस पर भरोसा कैसे किया जाए। निखिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे हर दिन संध्या की बातें याद आती। पहली बार उसे एहसास हुआ कि चुप रहना भी कई बार अपराध होता है। अगर उसने शादी वाले दिन अपनी माँ का विरोध किया होता तो शायद उसका घर बिखरता नहीं। उधर संध्या ने अपने पिता हरिराम के साथ नई जिंदगी शुरू की। उसने 2 करोड़ रुपये में से कुछ रकम से गांव के में एक बड़ा कोचिंग सेंटर खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। बाकी पैसा उसने सुरक्षित निवेश कर दिया, ताकि उसके पिता को जिंदगी भर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हरिराम अपनी बेटी को देखकर गर्व से भर उठते। गांव की लड़कियां अब संध्या को मिसाल मानने लगी थी। लोग अपनी बेटियों से कहते, कमजोर मत बनो, पढ़ो लिखो और अपने हक के लिए खड़े होना सीखो। कुछ महीनों बाद निखिल एक दिन हरिराम के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने संध्या से कहा, मैंने देर से सही, लेकिन समझ लिया कि रिश्ते इज्जत से चलते हैं, लालच से नहीं। संध्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन गलती को सही मानने वाला जरूर छोटा बन जाता है। इतना कहकर वह अंदर चली गई। उस दिन निखिल खाली हाथ लौटा, मगर पहली बार इंसान बनकर लौटा था। थैंक यू दोस्तों। और डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। सभी पात्रों के नाम और कुछ घटनाएं गोपनीयता एवं मनोरंजन के उद्देश्य से बदले गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।